हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अधिकारी लॉ क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। एंड ये जो टॉपिक है ये अदर जुडिशरी एग्ज़ाम्स में और काफ़ी सारे जगहों पे ये पूछा जाता है इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ देखा जाए तो बेसिकली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जितने भी हमारे या इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पे हमारे जितने भी कन्वेंशंस हुए हैं, तो वो ज़्यादातर मोस्टली एस्पेक्ट वो सब आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन से ही है। तो इंटरनेशनल लॉ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ ही साथ ये बीए एलएलबी और एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स स्कोरिंग के लिए जो मैं सारे के सारे टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ और इसकी डेफिनेशन, नेचर एंड इसके बेसिस क्या है। अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस को, तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या है, एक स्पीसीज ऑफ लॉ है। और अगर हम इसको देखें तो इसकी कोई एक एग्रीड डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशंस नहीं है। और जो वेरियस राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। जैसा कि हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी देखा था, वहाँ पे हमने 5 स्कूल्स पढ़े थे: नेचुरल लॉ, एनालिटिकल स्कूल, आपका हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल। तो ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ में एप्लीकेबल होती हैं। जैसा कि मैंने वहाँ बताया था कि नेचुरल जो स्कूल है वो आपका क्या कहते हैं, डिकेट्स ऑफ रीजंस की बात करता है या आपका डिवाइन लॉ की बात करता है। उसी के साथ साथ जो एनालिटिकल स्कूल है वो आपका कमांड ऑफ सॉवरेन की बात करता है। हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो आपकी लॉ इन कस्टम्स की बात करता है। और सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। और रियलिस्ट जो स्कूल है वो आपका क्या कहते हैं, जज मेड लॉ या लॉ इन दी वर्ड्स ऑफ जजेस की बात करते हैं। अब हमने ये सब जान लिया कि इंटरनेशनल लॉ क्या है और किस किस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया कि स्कूल्स के बेसिस पे कैसे। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमें क्यों पड़ी। हम लोगों ने देखा कि एंशियंट टाइम पे जो इंटरेक्शन था बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो पाता था। तो इसी के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल लॉ की बात करी है। और ये जो इंटरनेशनल स्कूल है ये क्या करता है, मतलब इंटरनेशनल लॉ जो है वो नेशन स्टेट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करता है बिटवीन द स्टेट। ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट बिकम वेरी फ्रिक्वेंट। इसके इसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरेक्शन हुआ बिटवीन द स्टेट्स वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने लगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत कहाँ से हुई। इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत अगर हम देखें तो यूरोपियन स्टेट, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको इसकी फाउंडेशन को रखा। और जो फर्स्ट आपका इंटरनेशनल लॉ में अगर हम देखें तो द लॉ ऑफ नेशन, ये हमारा फर्स्ट टाइम पे एक ट्रांजिशनल लॉ के थ्रू आपका आया था इन दी 19th सेंचुरी। लॉ ऑफ नेशन, और ये किस में आया था, ट्रांसनेशन। अ, इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया कि स्कूल्स की मैंने बात करी, तो जो ऑस्टिन थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपके जूरिस्ट रहे हुए हैं ऑस्टिन। तो ऑस्टिन जो थे उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ है, मतलब जो टर्म है इसको, ट्रांजिशनल लॉ को इन्होंने दो टाइप में डिवाइड करा था। एक तो उन्होंने डिवाइड करा लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, और जो दूसरा सेकंड टाइप था वो था लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। और जो ये इन्होंने दो बातें करी है, ये ऑस्टिन की डेथ के बाद एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1861 में। आफ्टर द डेथ ऑफ ऑस्टिन ये रिसर्च पेपर आपका सबमिट हुआ था।
और जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है, ये आपकी गॉड एंड डिवाइन लॉ की बात करता है। और लॉ सेट बाय मैन टू मैन एक्टिंग एज पॉलिटिकल सुपीरियर और इन परसुएंस ऑफ राइट्स conferred by political superior। द लॉ सेट बाय मैन टू मैन आर एज अ पॉजिटिव लॉ की बात कर, ठीक है। और जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है, इसको हम लॉ बाय एनालॉजी भी कहते हैं। ये है कि लॉ सेट एंड इन्फोर्स बाय मेयर ओपिनियन की बात करते हैं, और ये आपका लॉ एज फैशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इनके पेपर में पब्लिश हुआ था एट द इन द ईयर ऑफ 1861, और तब तक आफ्टर द डेथ ऑफ ऑस्टिन। अब इसके बाद हम जूरिस्प्रूडेंस बैकग्राउंड को अगर देखें, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड वर्क ऑफ राइटर्स है इंटरनेशनल लॉ को, जो इन्होंने डिफाइन करा है इंटरनेशनल लॉ को जूरिस्प्रूडेंस बैकग्राउंड के अगर हिसाब से हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इट इज़ अ बैकग्राउंड ऑफ लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर बाइंडिंग ऑन civilization in their intercourse with each other। तो ये हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉ को किस तरीके से हम लोगों ने हमारे जूरिस्ट ने एक तरीके से डिफाइन करा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ में जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, ये क्या है आपका पब्लिक लॉ है, ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, इसका हमें अगर हम फादर को देखें तो उसे हम बोलते हैं ह्यूगो ग्रोशियस को। इसको बोलते हैं ह्यूगो ग्रोशियस। और इनका साइमल्टेनियसली वर्क रहा है डी जूरे बैलो एग पैसिक, जिसका मतलब है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। इसी के साथ साथ हमने इंटरनेशनल लॉ बोला, अब जैसे कि हमने बोला फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपका ह्यूगो ग्रोशियस को बोलते हैं। और जो इंटरनेशनल लॉ है, ये जो टर्म है, ये पहली बार कॉइन करा था
जेरेमी बेंथम। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि फ़ादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे बोला जाता है, और कभी पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ टर्म, वो जो टर्म था किसने कॉइन करा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। आपको ह्यूगो ग्रोसियस और जेरेमी बेंथम दोनों नाम बहुत ही अच्छे से आपको आपने क्लियर करने की भाई फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है और इंटरनेशनल लॉ टर्म किसने करा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस को, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मैं अभी खाली आपको जूरिस्ट के नाम बता दूंगा जिनकी जो डेफिनेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो इसमें प्रोफेसर ओफनहाइम जो हैं उनकी डेफिनेशन, आपका जे स्टार्क, उसके बाद जे ब्रायरली, हैंस कैल्सन एंड चार्ल्स पेनविक। ये सारे के सारे जो जूरिस्ट हैं, इनकी जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम में, और ये आपको देखनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है। अगर हम यूएन चार्टर की बात करें, तो आर्टिकल 38 हमारा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करता है। तो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स क्या रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज क्या रहे हैं, या जुडिशल डिसीजन एंड जो टीचिंग ऑफ हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं सब क्या कहते हैं सब्सिडरी मास के, वो किस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको दिए हुए हैं। तो हम लोग इसमें यही देखेंगे जो आपका सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो इसमें हम लोग इंटरनेशनल कस्टम्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करेंगे, ये देखा जाए हम कन्वेंशन भी क्या, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैट्यूट जो कि हमारे आईसीजे ने दी, और जुडिशियल डिसीजंस और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये जो चार चीज़ें हमारे सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम लोगों को कवर अप करनी है, और किस किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि भैया आपका सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, किस तरीके से हमारे कस्टम्स होते हैं, किस तरीके से हमारी ट्रीटीज़ हैं। अब क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लॉ एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट, अगर हम देखें तो कस्टम्स को अगर हम देखें तो दो नेशन के बीच में किस तरीके से आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन था, उनके क्या क्या आपकी क्या कहते हैं ट्रीटीज़ उन लोगों ने अपनी किस तरीके से उस समय कवर अप करी थी, जिस समय हम इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं कर रहे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी बोला जो इंटरनेशनल लॉ है इसकी ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि दो डिफरेंट ग्रुप्स को हम लोग किस तरीके से आपस में वो लोग क्या कहते हैं अपना ट्रेड कर पाएँ, या उनकी कुछ ट्रीटीज़ रही हैं जिससे उनके डिस्प्यूट अराइजेज ना हो, तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉ को हमने यूज़ करा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्या चीज़ होता है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। अगर हम रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारे, एक तो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है और दूसरा डी जूरे रिकॉग्निशन है। डी जूरे, ठीक है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन को हम प्रोविजनल या टेम्परेरी रिकॉग्निशन भी कहते हैं। और जो डी जूरे होता है ये आपका फाइनल
और लीगल रिकॉग्निशन कहलाता है। अब बेसिकली रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा और कब होगा? रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहले हमें एक स्टेट को जानना जरूरी है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट एक पार्ट ऑफ नेशंस में ही आपका आता है, जिसकी अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए। उसके अलावा पॉपुलेशन होनी चाहिए और एक सॉवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जो हमारी जो सॉवरेन गवर्नमेंट है, ये आपका कैपेसिटी टू एंटर विद इनटू अ रिलेशन विद अदर स्टेट, मतलब ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये आपका उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि भैया वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ आपका रिलेशन बना सके। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि एक लूथर वर्सेस सैगर आपका केस है इंटरनेशनल लॉ में, जो कि आपका रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट से आपकी बात करता है, तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे फोर्थ यूनिट में नेशनलिटी। अब नेशनलिटी क्या चीज़ है? नेशनलिटी बेसिकली आप लोग जानते हैं कि एक इंडिविजुअल मेंबर एक किसी अगर सॉवरेन स्टेट का अगर सिटीजन है, तो वो उस देश का एक आपका नागरिक माना जाता है और उसके उस स्टेट की सिटीजनशिप होती है। तो इसी चीज़ को हम लोग नेशनलिटी कहते हैं। तो नेशनलिटी लोग कहेंगे। ये सिटीजनशिप हम उसे कह सकते हैं। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि इमिग्रांट्स कौन है। इमिग्रांट्स कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि दूसरी कंट्रीज में अपने स्टेट की एक एम्बेसी में रहते हैं। मतलब यानी कि ये अगर मान के चलें यूएस एक स्टेट है और यहाँ इंडिया की एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में रहने वाला इंडिया का सिटीजन यूएस की जो एम्बेसी है वो ये मानी जाएगी कि वो इंडियन टेरिटरी ही है। तो इमिग्रांट्स वो लोग होते हैं जो कि मतलब अपनी ही कंट्री के एम्बेसी में जो लोग रह रहे हैं वो इमिग्रांट्स माने। रेफ्यूजीज, इसके बाद अनदर पॉइंट है रेफ्यूजी कौन होता है। रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो लोग अपने नेशन का बॉर्डर क्रॉस कर चुके होते हैं और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। अब हम लोग अगर देखें तो रेफ्यूजीज क्यों दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इनको फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन से इनको फेयर होता है।
और 1951 में हमारा रेफ्यूजी से रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इंडिया है उसने रेफ्यूजी आपका जो ट्रीटी थी वो साइन नहीं करी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा जैसे कि हमारा सिटीजन कैग आपका आया था, नहीं, कैब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और जो कि 2019 में आया था, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, तो वो बेसिकली रेफ्यूजीज़ के लिए ही था। क्योंकि रेफ्यूजीज़ कन्वेंशन अगर आप साइन कर देते हैं तो डिफरेंट, अगर कंट्री के कोई भी पीपल्स अगर आपके नेशन में आते हैं तो आपको उनको शेल्टर प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मतलब बेसिकली एक आप उनको ह्यूमन राइट्स आपको प्रोवाइड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आईडीपीएस क्या होते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा आईडीपीएस। बेसिकली आईडीपीएस होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। बेसिकली ये वो पर्सन है जिसे हम लोग मान के चलें कि कश्मीरी पंडित। ये क्या करते हैं कि अपने ही कंट्री की, जैसे अगर ये पर्टिकुलर किसी जगह के डोमिसिल हैं, तो ये लोग क्या होते हैं अपने मेन सोर्स से भटक के दूसरी जगह चले जाते हैं अपनी ही कंट्री के किसी अदर पार्ट में। इन लोगों को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन। ये चीज़ है, ये हम आगे अगली वीडियोस में आगे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। अब हम अगर जाएं तो एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम क्या होता है। अब बेसिकली एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ट्रीटीज़ के अंदर ही कवर अप होती हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में क्या होता है कि अगर दो डिफरेंट नेशन के पर्सन हैं, मान लेते हैं कि ए पर्सन वो आपका बी कंट्री का सिटीजन है और ये दूसरी अंदर कंट्री है एक्स कंट्री। ए में रहने वाला कोई भी सिटीजन, बी कंट्री में रहने वाला सिटीजन ए अगर कोई क्राइम करके अगर आपका एक्स कंट्री में चला जाता है, इफ़ अगर वहाँ पे दोनों नेशंस के बीच में अगर एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी अगर है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो क्रिमिनल है उसे वापस रिटर्न करना होता है उसके होम कंट्री में। सिमिलरली इन एसाइलम, अगर एसाइलम है तो उसमें केस में क्या होता है कि एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी अगर साइन नहीं हुई है, इफ़ अगर एक्स पर्सन क्राइम करके चला जाता है अदर कंट्री में, तो दूसरा जो क्या कहते हैं आपका कंट्री है वो उसे अपनी सिटीजनशिप दे सकता है या उसको बचा सकता है। तो ये दोनों बेसिकली एक्स्ट्रेडिशन और एसाइलम के बीच में बेसिक डिफरेंस है, जो कि हम आने वाले टाइम में इनकी ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रेडिशन और एसाइलम आपका क्या कहते हैं यूएन चार्टर के आर्टिकल 14 में आपका मैंशनड है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हम लोग स्टेट रिटर्निंग ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। एसाइलम में हम लोग आपका रिटर्न, को जैसे कि हम लोग शरण देना और ये सब भी कहते हैं। और जो असाइलम है ये दो टाइप का होता है, आपका टेरिटोरियल असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में इन चीज़ों पे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन। अब देखी जाए, बात करें अगर हम यूनाइटेड नेशन की, तो शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1919 में यूएस प्रेसिडेंट वॉडरो विल्सन
वुडरो विल्सन ने फर्स्ट टाइम लीग ऑफ नेशन की शुरुआत करी? इसी के लिए, इस लीग ऑफ नेशन के लिए इन्हें आपका नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। क्योंकि इन्होंने इसको, इसका आर्किटेक्चर स्टार्ट करा था रूल लीग ऑफ नेशन का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप था। और आपको पता है कि जनवरी 10 1920 में आपका लीग ऑफ नेशन बना था। और 19 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ जो था लीग ऑफ नेशन, ये आपका चेंज हुआ था, यानी कि सक्सेसर बना था यूनाइटेड नेशन का। और 1919 की पेरिस पीस कन्वेंशन में आपका इसकी बात हुई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट पर इसे देखिए तो 1919 में आपका पेरिस पीस कन्वेंशन की हम बात करते हैं। उसके बाद जो इसका जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ। ये बेसिकली देखा जाए तो ये लीग ऑफ नेशन का, लीग ऑफ नेशन का आपका जुडिशियल ऑर्गन हुआ करता। ठीक है। अगर हम देखें तो अगर हम PCIJ की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका हेग में है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में था क्योंकि अब उसके बाद आफ्टर दैट 1945 में आपका यूनाइटेड नेशन बना। और जो PCIJ है ये चेंज हो गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और सिमिलरली इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका हेग नीदरलैंड में ही है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें, जो लीग ऑफ नेशन है ये आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आपका लीग ऑफ नेशन बना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन आपका, इसकी जो शुरुआत हुई थी इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके चार कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1941 का डेक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है। और उसके बाद ही आपका 1941 का आपका एटलांटिक चार्टर। जो एटलांटिक चार्टर था ये बेसिकली आपका प्रेसिडेंट ऑफ US और प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ US जो थे आपके रोजरवॉल्ट थे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK जो थे आपके चर्चिल थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1942 में द डेक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि 26 नेशंस ने आपका इसकी प्रिपरेशन जो हुई थी वो हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी।
इसमें आपके 26 स्टेट्स थे, जिसमें हम अगर मेजर कंट्रीज की बात करें तो यूएस, यूके, चाइना और रशिया, ये 4 मेंबर थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 अक्टूबर 1943, मॉस्को एंड त्रिहान कॉन्फ्रेंस। त्रिहान कॉन्फ्रेंस, इसमें भी आपका यूके, यूएस, यूएसएसआर और चाइना ही इसके पार्ट बने थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डम्बरटन ओक्स एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945। और जो क्या कहते हैं आपकी याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपकी हुई थी 21 अगस्त से लेके आपका 7 अक्टूबर 1944 तक ये चली थी। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन क्या है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन क्या क्या है। तो यूनाइटेड नेशन आपका पहले तो हम देखें, हाँ इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन जो वर्ड है वो आपका कॉइन करा गया था आपका रोजर वर्ल्ड ने ही इसको कॉइन करा था, यूनाइटेड नेशन जो टर्म है उसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन क्या क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस के हम लोग देखते हैं कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। जिसमें हम लोग देखते हैं जनरल असेंबली, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद हम लोग देखते हैं इकोसीएस, जिसको हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या ट्रस्टशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। और दीज आर दी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। कभी कभार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ तो इनका आपका हिरार्की पूछी जाती है कि फर्स्ट ऑर्गन कौन है या सेकंड ऑर्गन कौन है, थर्ड ऑर्गन कौन है, तो इस तरीके से ये लोग पूछाते हैं। अब अगर हम देखें तो जो आपके यूनाइटेड नेशंस के अभी करंट में हमारे 193 मेंबर, इसमें से 5 जो है हमारे परमानेंट मेंबर हैं। इन मेंबर में अगर हम देखें तो आपका चाइना, रशिया, फ्रांस, आपका यूके एंड यूएस, ठीक है। ये 5 हमारे परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास जो रहती है वो वीटो पावर। इसके अलावा 10 आपका नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका टर्म 2 ईयर होता है और ये 2 ईयर में रिप्लेस होते रहते हैं एक के बाद एक। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, तो हमने जैसा कि बात करा जुडिशियल ऑर्गन की बात करी थी, जैसे कि हमने बताया था कि पीसीआईजे है आपका, और ये आफ्टर में बन गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्विंग की बात करें तो
अगर हम देखें तो इसका जो बेसिक मीन है वो है आपका पीसफुली, पीसफुली इज पैरामाउंट। ठीक है। और इसमें तीन टाइप से हम लोग डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हमारा होता है नेगोशिएशन, सेकेंडली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। और अगर इन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन इस तरीके से नहीं होता है तो जो नेशन आपका आईसीजे के जजमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है या ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर फिर हम लोग सेंक्शंस लगा। सेंक्शंस भी हमारे तीन टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। ये सब के सब हम लोग आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डब्ल्यू टी ओ क्या है। डब्ल्यू टी ओ इज जो आपका बना था 1995 में बना था, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करता है, रेगुलेट और फैसिलिटेट करता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड को। और जो और स्टेबलाइज करता है रूल्स एंड इंटरनेशनल आपके ट्रैक्स को। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो इंटरनेशनल जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आया कहाँ से। तो अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जो आपका डब्ल्यूटीओ है ये आपका जो सक्सेसर है गेटा का। यानी कि जनरल टैरिफ एंड ट्रेड, और जो कि बना था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये हमारा मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से डब्ल्यूटीओ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि डब्ल्यूटीओ कब बना था, और क्या कहते हैं, क्या डब्ल्यूटीओ का काम क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है। तो इस तरीके से इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को देखें तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये एक वॉर क्राइम लॉ है, इसको हम वॉर लॉ भी कह सकते हैं। और बेसिकली इसका जो यूज़ है ये आपका आर्म कॉन्फ्लिक्ट में या टाइम ऑफ वॉर आपका एक्टिव होता है। और इसका पर्पस है मिनिमाइज करना ह्यूमन सफरिंग ड्यूरिंग द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। वो भी किसके लिए, आपका सिविलियंस के। दूसरा आपका मिलिट्री, मेडिकल पर्सन्स,
जो कि हॉस्टलाइज्ड होते हैं। और जो इसका स्कोप है ये आपका बिटवीन द स्टेट एंड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में ही होता है। अगर हम देखें तो सोर्स आपका जो आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सोर्स है वो आपका जेनेवा कन्वेंशन और उसके एडिशनल प्रोटोकॉल को ही माना जाता है। और हमने देखा था कि फर्स्ट जो कन्वेंशन था जेनेवा का वो आपका था रेड क्रॉस एम्बलम पे। इसका था मेन मोटिव प्रोटेक्ट करना सिविलियंस को, आपका वुंडेड सिख सोल्जर। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो ये सारे के सारे मेन आपके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से देखा जाए तो हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ये सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लें। इसके बाद देखते हैं हमारे चैलेंजेस। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो हमारे बेसिकली ह्यूमन राइट्स होते हैं वो आपके नॉर्मल कंडीशंस पे अप्लाई होते हैं, और जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो अप्लाई होता है आपका वॉर क्राइम्स या एट दी वॉर ऑफ टाइम। तो इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस देखा जाए तो जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है। नाटो की वजह से तो इस तरीके के चैलेंजेस हमारे लिए बने रहते हैं कि आज के टाइम पे आपकी मैन टू मैन तो लड़ाइयाँ हैं नहीं, आप लोग इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजीज़ पे आप लोग वॉर को कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन कर पाना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम पे इसी की प्लेलिस्ट में। और होपफुली आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर इंटरनेशनल लॉ से रिगार्डिंग अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है जो इस वीडियो की समरी में अगर छूट गया है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस आपके टॉपिक पर वीडियो को आप तक रेफ़र कर पाऊँ। तो प्लीज़ थैंक यू।